बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर क्यूट से फिजिक्स के चैनल में, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड बाय श्याम सर। ठीक है, जहाँ पर हम फिजिक्स के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट काफ़ी आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जिन्होंने देखा है पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बच्चों। इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने स्टार्ट किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, बराबर है। तो जिसका पहला अध्याय हमने पिछले क्लास में खत्म किया था। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। कैसे, एक ऐसा था जिसमें हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती थी, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो थर्ड क्वांटिटी मिलती थी हमें, वो अगर स्केलर आती है तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को हमने क्या कहा था, स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डॉट सिंबल का यूज किया था, इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट को हमने डॉट प्रोडक्ट भी कहा था, उसका दूसरा नाम। उसका सेकेंड टाइप क्या था बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में, कि अगर हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर जो थर्ड क्वांटिटी आती है, फिजिकल क्वांटिटी, वो भी अगर वेक्टर हो तो ऐसे टाइप के मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को हमने कहा था वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर क्वांटिटी स्केलर आती है तो उसे कहा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है तो ऐसे वेक्टर प्रोडक्ट को हमने कहा था, मतलब ऐसे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हमने कहा था वेक्टर प्रोडक्ट। और उसको डिनोट करने के लिए हम क्रॉस सिंबल का यूज करते हैं, इसीलिए जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसी का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए थे, है ना। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो दूसरा पार्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हम यही पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में जो सेकेंड टाइप का मल्टीप्लिकेशन था वेक्टर का, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, और वी कैन से इट इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट को हमने कैसे डिफाइन किए थे बच्चों, कि स्केलर प्रोडक्ट इज नथिंग बट multiplication of two vector and after multiplying we are getting a resultant quantity that is scalar। but दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो स्केलर प्रोडक्ट आता है, उस स्केलर प्रोडक्ट का जो आंसर था, मैग्नीट्यूड था, उसे क्या कहते हैं हमने, इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। जैसे ए क्रॉस बी करते हैं तो हमें मिलता था ए बी कॉस थीटा, बराबर है। तो वहां पे सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड ही मिलता था, इसीलिए हम उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे। बट वेक्टर प्रोडक्ट में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिलने वाली है, क्योंकि जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आने वाली है बच्चों, वो कौन सी रहने वाली, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, सो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर, बराबर है। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलने वाली वो भी क्या रहने वाली, वेक्टर। सो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहेंगी, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। जो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों ही वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट एंड साइन ऑफ द, जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में कोसाइन बोलते हैं ना, कॉस को, उसी तरह साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल
बिटवीन देम, जिसको हम जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लिखा बच्चों मैंने डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, उस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। जैसे हमारे पास दो वेक्टर है, फॉर एग्जांपल वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, तो उन दोनों का बच्चों अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट करता हूं तो क्या मिलेगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू अगर करता हूं तो मुझे मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब ये तो हुआ सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें जो वेक्टर प्रोडक्ट में जो क्वांटिटी मिलने वाली है बच्चों वो कैसी रहने वाली है, वेक्टर क्वांटिटी रहनी चाहिए, मतलब रहने वाली है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका तो मैग्नीट्यूड इतना मिल रहा है। अब बात आ गई वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो जो डायरेक्शन होती है हमारे वेक्टर क्वांटिटी की, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमें जो क्वांटिटी मिलने वाली उसका मैग्नीट्यूड ये होता है पी क्यू साइन थीटा, बट उसकी जो डायरेक्शन होती है बच्चों, एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर। ये जो हमने साथ में लिखा है, आपको मैंने जब टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाया था तब भी बताया था। यूनिट वेक्टर का रोल क्या होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर वेक्टर की मैग्नीट्यूड दिखाना, सॉरी डायरेक्शन दिखाना। तो देखो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद हमें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी क्यू साइन थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर। ओके, अब वेक्टर प्रोडक्ट में हमें जो क्वांटिटी मिलने वाली है वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलने वाला है हमें उसकी जो डायरेक्शन होती है बच्चों, हमेशा जो दो वेक्टर्स होती है जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं वो जिन प्लेन में है उसको हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर पी वेक्टर क्यू। सपोज मान लेते हैं वो इस तरह से किसी प्लेन में है, तो ये हो गया इन दो वेक्टर का, मतलब जहां पर ये वेक्टर लाई कर रहे, तो इनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमें जो वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी बच्चों, इन दोनों ही वेक्टर जिस प्लेन में है उसको परपेंडिकुलर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। फिर से एक बार देखिए, सपोज ये दो वेक्टर है ना, तो इन दोनों के बीच में सर्टेन एंगल होगा, दैट इज कॉल्ड एज थीटा, है ना, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा तो थीटा रहेगा, बट इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर मिलने वाली उसकी डायरेक्शन कैसी रहेंगी, ये दो वेक्टर जिन प्लेन में है उसको परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सपोज ऐसे इस पर्टिकुलर प्लेन में होंगे तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होंगी, उन दोनों के प्लेन को परपेंडिकुलर। और इस डायरेक्शन को बच्चों हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल। अब राइट हैंड स्क्रू रूल कहां पर होता है, देखो इन दोनों के प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा बोला तो ये अपवर्ड भी रह सकता है, डाउनवर्ड भी रह सकता है, दोनों ही केस में क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, है ना। तो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है या आउटवर्ड है या इनवर्ड है, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल। अब राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, हमारे डेली लाइफ में हम इसको यूज ही करते हैं। अगर किसी दीवार पे हम स्क्रू मतलब फिट कर रहे तो क्या करते हैं, स्क्रू को अगर हमें अंदर डालना है तो हम क्या करते हैं बच्चों, इंसर्ट करना है किसी वॉल में तो हम उसको क्लॉकवाइज घुमाते, क्लॉकवाइज घुमाए तो स्क्रू इनवर्ड डायरेक्शन में जाता, इनवर्ड को ही हम डाउनवर्ड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब हमें स्क्रू को बाहर निकालना रहता तो हम उसी को कैसे घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो स्क्रू कैसे बाहर की ओर आता है, और जब हम उसको क्लॉकवाइज घुमाते तो स्क्रू अंदर की तरफ जाता। उसी तरह देखिए जैसे ये दो वेक्टर्स है, अब इसको डायग्रामेटिकली समझते। जैसे ये दो वेक्टर है, वेक्टर पी वेक्टर क्यू, इन दोनों को बीच में जो स्मॉलर एंगल है वो है सपोज थीटा। तो बच्चों अगर हम P से Q की तरफ जा रहे हैं, यानी वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q कर रहे हैं, मतलब कहाँ जा रहे हैं, देखिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वेक्टर कैसा रहेगा, मतलब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी,
आउटवर्ड, बाहर की ओर। अब यहाँ पे ये प्लेन सरफेस है, 3D सरफेस नहीं है, तो हम यहाँ पर ऐसे बाहर निकलते हुए नहीं दिखा सकते, मगर याद रखिए हम P से Q जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन आउटवर्ड, या ऐसे है तो अपवर्ड, ठीक है। और जब हम उन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं मगर अभी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ पे पहले कहा से कहा जा रहे हैं P से Q की तरफ जा रहे थे, अगर हम Q क्रॉस P करते हैं तो क्या होगा, Q से P की तरफ जाएंगे, मतलब हम क्लॉकवाइज आ रहे, और स्क्रू को अगर क्लॉकवाइज घुमाते तो वो वॉल के अंदर जाता है ना, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन रहेगी यहाँ पर, या इनवर्ड को हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, डाउनवर्ड रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कौन रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और इस वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताएगा, हमारा एक यूनिट वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते, बाय यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। तो P से Q की तरफ जा रहे हैं तो हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा उसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर दिखा रहा है, आउटवर्ड या अपवर्ड रहेंगी, और जब हम Q से P के तरफ जा रहे मतलब क्लॉकवाइज जा रहे तो उसकी डायरेक्शन इनवर्ड या हम उसको बोल सकते डाउनवर्ड रहेगी, ठीक है। तो राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करके वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इतना समझ में आया बच्चों। अब इसका एग्जाम्पल, मतलब कौन से दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें जो थर्ड क्वांटिटी मिलती है वो भी वेक्टर ही रहती, जैसे इसका फॉर एग्जाम्पल है वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ये टाउ क्या है बच्चों, दिस इज नथिंग बट अ टॉर्क। जब आप रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते, देखिए अगर हमें लीनियर मोशन परफॉर्म करना है, इसको मुझे आगे की ओर मतलब एक स्ट्रेट लाइन मोशन करना, तो पीछे से हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स, है ना। तो जब हम लीनियर मोशन परफॉर्म करते तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है, उसी तरह बच्चों जब हमें रोटेशनल मोशन परफॉर्म करना होता है तो हमें फोर्स की जगह ले लेता है टॉर्क। तो टॉर्क इज नथिंग बट अ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, एंड टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो टॉर्क, वेक्टर टाउ यानी टॉर्क विच इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एक हो गया फोर्स और इसको बोलते हैं बच्चों पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हमें दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है वो भी कौन होती है, टॉर्क, मतलब टॉर्क इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स है, तो अभी फिलहाल में फॉर एग्जांपल में वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में हम एग्जांपल में लिख सकते हैं वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन। हमें कैसा क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन भी रहेंगी, तो डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर। और हमें उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। और हमेशा कैसी रहेंगी, जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द टू वेक्टर लाई। जिन दो, मतलब जो दो वेक्टर का क्रॉस कर रहे हैं वो जिस प्लेन में रह रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर, उसके प्लेन को हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। अपवर्ड रह सकता है, डाउनवर्ड रह सकता है, इनवर्ड रह सकता है, आउटवर्ड, मगर हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है बच्चों। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है ये समझ में आया। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पढ़ने के बाद उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एग्जाम में आते हैं मैंने बताया था, उसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो डिस्कस करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसी के जैसे मिलते जुलते हैं, कुछ डिफरेंट है, ठीक है। मगर एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट इस पे क्वेश्चन आता है, इन दोनों के बीच में हम डिस्टिंग्विश बिटवीन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था हमारा यहाँ पर, दैट वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो या डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, P क्रॉस Q इज इक्वल टू Q क्रॉस P, ऐसा हमने
स्केलर प्रोडक्ट में तो बहुत पढ़े थे। स्केलर प्रोडक्ट में हमें क्या होता था कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने के बाद हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होती थी बच्चों, वहां सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता था। तो आप P क्रॉस Q करो या Q क्रॉस P करो, मैग्नीट्यूड तो दोनों ही वक्त सेम आता था। इसीलिए जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को ओबे करता है। बट वेक्टर प्रोडक्ट, फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे the commutative law of multiplication। ठीक है, अब कैसे ओबे नहीं करता, क्यों नहीं करता, ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, पहला है कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है कि जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता। मतलब क्या, इसका मतलब जैसे हमारे पास वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q करूंगा तो इट इज Q क्रॉस P नहीं होगा, डज नॉट ओबे। हमने ये चीज स्केलर प्रोडक्ट में बोले थे P क्रॉस Q इज इक्वल टू Q क्रॉस P, बट यहाँ पे ये ओबे नहीं होगा। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े कि अगर हम P क्रॉस Q करते हैं तो डायरेक्शन अपवर्ड होंगी, तो Q क्रॉस P करोगे बच्चों तो डायरेक्शन कैसी होंगी, डाउनवर्ड। तो जो भी वेक्टर मिलने वाला P क्रॉस Q करके वो इक्वल टू Q क्रॉस P है, ऐसा बोल सकते हैं कि दो वेक्टर्स इक्वल तभी कहलाएंगे जब उन दोनों का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, तो अगर हम P से Q की तरफ जाते तो डायरेक्शन कुछ और होगी और Q से P की तरफ जाते तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। इसलिए हम नहीं बोल सकते कि P क्रॉस Q इज इक्वल टू Q क्रॉस P होगा। ठीक है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हाउएवर देखिए बच्चों, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालने जाऊंगा मैं, मतलब P क्रॉस Q करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, P Q साइन थीटा। अगर Q क्रॉस P का मैग्नीट्यूड निकालने जाऊंगा तो मिलेगा Q P साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये P क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, Q इनका Q का मैग्नीट्यूड है और साइन थीटा है। मतलब अगर ध्यान से देखो तो P Q साइन थीटा और Q P साइन थीटा क्या दिख रहे हैं आपको, एक ही चीज है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो दो जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखे। समझ में आ रहा है? तो याद रखिए कि जब हम कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करते हैं तो वो उसको फॉलो नहीं करता, बट उन दोनों ही क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड रहेगा दैट इज हम ऐसे डिनोट करते, मॉड ऑफ P क्रॉस Q इज इक्वल टू मॉड ऑफ Q क्रॉस P। ये मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉड मतलब उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। फिर सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बच्चों, जो हमने स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ा है, दैट वेक्टर प्रोडक्ट ओबे the distributive law of मल्टीप्लिकेशन। स्केलर प्रोडक्ट भी ओबे करता था, वेक्टर प्रोडक्ट भी उसको ओबे करेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, वेक्टर प्रोडक्ट ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये लॉ हमारा स्केलर प्रोडक्ट भी ओबे करता था। तो क्या था बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमें A क्रॉस B वेक्टर B प्लस वेक्टर C है तो हम इस वेक्टर A से B को भी क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, करेंगे, प्लस C का भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा। A का मतलब
ए क्या होगा, अमॉन्ग द टू वेक्टर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ए क्रॉस इनटू मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। और ये चीज हमारा स्केलर प्रोडक्ट भी ओबे करता है, वेक्टर प्रोडक्ट भी इस लॉ को ओबे करता है। तो अगेन सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है पहले दोनों कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, बिकॉज अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो वो इक्वल नहीं रहेंगे। और दूसरा जो हमारा है दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट में जो स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़े थे। तो जैसी हम P क्रॉस Q करते हैं बच्चों, P क्रॉस Q करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या मिलता है इसका, PQ साइन थीटा मिलता है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू इस तरह से होगा। तो हमारे पास PQ है, तो PQ है तो हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमें इतना मैग्नीट्यूड मिलेगा। अब देखो P क्रॉस Q लिखने के बजाय हमें यहाँ पे ऐसा सिंबल लिखना पड़ेगा, बिकॉज हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखना जरूरी है अगर हमें इसको वेक्टर दिखाना है। तो अभी फिलहाल में कि दो वेक्टर का हमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो इसके बराबर रहेगा मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो इसमें स्पेशल केसेस क्या क्या होती है, मतलब हमने जैसे स्पेशल केसेस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में पढ़े थे कि इस थीटा की वैल्यू अगर चेंज होती है तो उसका असर क्या होगा, जो भी आंसर आने वाला वो कैसा रहेगा। तो स्पेशल केसेस में फर्स्ट नंबर देते हैं हम, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 0 है मतलब क्या, पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके थे हम कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 है मतलब दो वेक्टर अलोंग द सेम लाइन है या पैरेलल है ना। दैट इज इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज इफ टू वेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर देन। अब बताइए मुझे, ये जो P क्रॉस Q करते थे हम, मैग्नीट्यूड निकालते थे क्रॉस प्रोडक्ट करके, ये किसके बराबर होगा बच्चों, P Q साइन 0, बिकॉज थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 इज नथिंग बट 0, मतलब हमें क्या मिलेगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो एक दूसरे के पैरेलल है उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, 0 रहेगा, मतलब ये 0 वेक्टर कहलाएगा। सही है। सेकेंड केस जो होती है इसकी, केस नंबर मतलब केस नंबर 2, दैट इज इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा 180 है मतलब दो वेक्टर एक दूसरे के मतलब अलोंग द लाइन है या ऐसे है, बट दोनों की डायरेक्शन कैसी बच्चों, अपोजिट है। ऐसे केसेस को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल। सो इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल to each other, then magnitude of vector product of two vectors is how much। कैसे निकालोगे, देखिए P क्रॉस Q करते हैं तो हमें मिलता है PQ साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है, 180 डिग्री। सो साइन 0 हो गया, साइन पाई मतलब साइन 180 हो गया, साइन 2 पाई मतलब साइन 360 हो गया। तो हर वक्त साइन 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ऑल आर इक्वल टू 0। तो इस केस में भी मतलब जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो या जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो, दोनों ही केस में क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड रहेगा दो वेक्टर का वो हमेशा इक्वल टू क्या रहेगा, 0। समझ में? दिस इज केस नंबर
2। अब इसके बाद थर्ड केस कौन सी रहेगी हमारी अभी, कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, दैट इज टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर ठीक है। देन व्हाट, देन क्या मिलेगा हमें बताओ, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है मतलब दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q क्या हो जाएगा, p q साइन 90। और आप सभी को पता है साइन 90 कितना होता है बच्चों, 1 होता है। मतलब दो वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, है ना। वेक्टर p का मैग्नीट्यूड p हो गया, वेक्टर q का मैग्नीट्यूड q हो गया। मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद हमें जो रिजल्टेंट मिलता है वो किसके बराबर, मतलब रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड जो मिलता है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद वो किसके बराबर रहता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। इसीलिए हमेशा याद रखना कि जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़े थे कि दो डिफरेंट वेक्टर रहेंगे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था बच्चों, 0 होता था। बट यहाँ पे नहीं 0 होगा, क्योंकि देखो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब सपोज एक अलोंग द x डायरेक्शन है तो दूसरा अलोंग द y डायरेक्शन है ना, तब भी उस जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होता था वो दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी ये सबसे बड़ा डिफरेंस है स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में, दैट इज i क्रॉस अगर j करते हैं, ठीक है, i क्रॉस j करते हैं तो हमें मिलता है वेक्टर k। मतलब अगर x डायरेक्शन वाले वेक्टर को y डायरेक्शन वाले वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो मिलेगा इतना, बट उसकी डायरेक्शन कैसी रहेंगी, मतलब जो थर्ड z डायरेक्शन है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं उस डायरेक्शन में रहेगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो उन दो जिस प्लेन में ये दो वेक्टर है उसको हमेशा कैसा रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। तो ऐसे ही देखिए सपोज यहाँ पे x है y है, तो एक्स वाई एक्सिस मिलकर क्या बन गया, हमारा प्लेन बन गया। तो सपोज हमारा वेक्टर p x में x डायरेक्शन में है, वेक्टर q y डायरेक्शन में है, इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो रिजल्टेंट किसके बराबर रहेगा, उन दोनों के, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बगैर, प्रोडक्ट की इक्वल। और जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा उसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी, अलोंग द जेड, समझे, जो थर्ड वेक्टर है उसके। इसलिए देखो ये जेड डायरेक्शन कैसी होती है बच्चों, ये इस प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर रहेंगी। अब दिख रहा नहीं होगा आपको, है ना, एक्स वाई एक प्लेन में तो जेड उसको कैसी रहती, परपेंडिकुलर। तो हमेशा याद रखना है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमें जो वेक्टर मिलता है वो रहता है थर्ड वेक्टर। तो i क्रॉस j करोगे तो k मिलेगा, j क्रॉस k करोगे तो आपको मिलेगा i, और k क्रॉस i करोगे तो आपको मिलेगा j, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं, ये आपको कंफ्यूज नहीं होगा कभी भी। यहाँ पे ऐसे i j और k, ये तीन यूनिट वेक्टर्स हो गए एक्स वाई जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखो क्लॉकवाइज अगर जाते हो, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, i क्रॉस j करोगे, i क्रॉस j करोगे तो आपको मिलेगा k, ये थर्ड वाला, ठीक है। j क्रॉस k करोगे, j क्रॉस k करोगे तो आपको मिलेगा i, समझे, और k क्रॉस i करोगे तो आपको मिलेगा j, ठीक है। अब इसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो मतलब अगर आप
जे क्रॉस आई करोगे, जे क्रॉस आई करोगे तो आपको मिलेगा के, मगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तो वो मिलता है माइनस के। तो ये भी चीज यहाँ पे याद रखना है, जे क्रॉस अगर आप आई करोगे तो आपको मिलेगा के, मगर उसको आगे लगाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। आई क्रॉस अगर के करते हो तो आपको मिलेगा जे, बट इट इज माइनस जे। समझ में आ रहा है? तो आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है अपन इस डायरेक्शन में। और अगर के क्रॉस जे करोगे, के क्रॉस जे करोगे तो आपको मिलेगा माइनस वेक्टर आर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे नोट डाउन करना है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू होता था 0 होता था वहां पर, और यहाँ पर क्या होता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमें जो वेक्टर मिलता है वो थर्ड यूनिट वेक्टर रहता है, जो इन दोनों के प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये चीज अपने कॉपी में अच्छे से नोट करके रखो, इंपॉर्टेंट नोट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4। तो 4 इसमें क्या कहते हैं हम, देखिए, इफ वेक्टर p इक्वल टू वेक्टर q, अगर दो वेक्टर इक्वल है, मतलब दो वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन, बराबर है। तो अगर हम p क्रॉस q करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अब दोनों वेक्टर इक्वल है मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो q की जगह मैं p भी लिख सकता हूँ, मतलब p क्रॉस p कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, और इक्वल टू q क्रॉस q भी लिख सकता हूँ, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। बट हमने पढ़े हैं स्पेशल केस में, फर्स्ट केस में ही, कि अगर दो वेक्टर इक्वल है मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। यहाँ पे हमने सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तब भी उनका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड रहेगा वो 0 रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, मतलब थीटा 0 है। थीटा अगर 0 है तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। सो इसीलिए यहाँ पे अभी याद रखना है कि जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़े थे, वहां पे क्या करते थे बच्चों, दो सेम यूनिट वेक्टर, जैसे आई हो गया, जे हो गया, के, उनका डॉट प्रोडक्ट वहां पे 1 होता था। बट यहाँ पे क्या होता है, दो इक्वल वेक्टर है, उनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, मतलब 0 वेक्टर मिल जाता हमें। इसीलिए यहाँ पे याद रखना है, अगर दो सेम यूनिट वेक्टर है, जैसे आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के, ये हमेशा होगा इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट में ये इक्वल टू 1 होता था, मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, वहां पे 1 होता था। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स इक्वल टू 0, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर बिकम्स थर्ड यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट टू यूनिट वेक्टर्स। ओके, तो ये दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नोट, ये आपको अच्छे से नोट करना है, क्योंकि जब भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बच्चों, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये चीजें वहां पर यूज होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5। तो जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में भी या स्केलर प्रोडक्ट में भी करके देखा था, वैसी सेम चीज यहाँ पे भी करना है। देखो बच्चों, इफ सपोज वेक्टर p इक्वल टू है मेरे पास, मतलब रिक्टेंगुलर फॉर्मेट में, px इंटू आर प्लस py इंटू के जे, वाई डायरेक्शन के लिए हम j का यूज करते हैं, और pz इंटू के है। और सपोज हमारे पास दूसरा वेक्टर है, वेक्टर p, जिसका रिक्टेंगुलर फॉर्मेट में हम लिखते हैं उसको qxi प्लस, बोलिए नेक्स्ट, qxi प्लस qyj प्लस qzk। तो ऐसे हमारे पास दो वेक्टर्स है,
जिनका मैग्नीट्यूड दिया है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, है ना। तो अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते तो क्या होता है, ये चीज हमने डॉट प्रोडक्ट करके देख चुके हैं। अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद क्या होता है। तो सपोज हमें करना P क्रॉस Q, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q अगर करते हैं तो क्या मिलेगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो Px I प्लस Py J प्लस Pz के, इन दोनों किसका क्रॉस करना हमें Q के साथ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, Qx I प्लस Qy J प्लस Qz के। अब क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हमें यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट याद रखना है। दो सेम यूनिट वेक्टर होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0, और दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड वेक्टर मिलता है। तो चलिए करके देखते हैं हम वन बाय वन। देयरफॉर P क्रॉस Q, देखो सबसे पहले बच्चों इस Pxi से हमें Qxi, Qxy और Qxz से मल्टीप्लिकेशन करना, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करना। फिर उसी तरह Pyj से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर Pzk से इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उनके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए Pxi को मैं Qxi के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, Px Qx बट I क्रॉस I हो जाएगा, है ना। और I क्रॉस I क्या होता है, दो सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा होता है 0। तो सबसे पहली टर्म हमें मिल जाएंगी 0। अब मैं आपको समझा के बता रहा हूँ, यहाँ पे डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद मैं कर रहा हूँ Px I क्या Qy J के साथ, तो क्या मिलेगा हमें, Px इंटू Qy, ठीक है। अब कर रहा क्या हूं मैं, I क्रॉस J कर रहा हूं, है ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है हमें, डायरेक्शन कैसी है, कौन सा नेक्स्ट रहेगा। तो यहाँ पर सिंपल क्या कर लेना बच्चों, तो जो मैंने बताया I J और K ऐसे बना लेना एग्जाम में भी, और ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो माइनस होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है मेरा, देखिए I क्रॉस J कर रहा हूं मैं यहाँ पर, है ना, I क्रॉस J। तो I क्रॉस J करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वेक्टर के आ जाएगा इसके साथ, सही है। उसके बाद प्लस देखो अब Pxi का Qzk के साथ, तो क्या मिलेगा Px इंटू Qz। अब देखते हैं डायरेक्शन, I क्रॉस K कर रहे हैं ना, तो I से हम K की तरफ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, बराबर है। तो I क्रॉस K करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस J। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज माइनस इंटू वेक्टर J। समझाया मैंने ये डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव और क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं अभी, अब इस Pxy को हम 1, 2 और 3, इन तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते तो क्या मिलेगा, देखो अब Pxi क्रॉस Qyj, सॉरी Pyj क्रॉस Qxi, कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रखिए। Pyj से हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो J क्रॉस I, है ना, तो हमें कुछ 0 नहीं मिलने वाला हमें, तो प्लस Py इंटू Qx। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, J क्रॉस I कर रहा हूँ, J क्रॉस I, तो J क्रॉस I एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो मिलेगा के, मतलब माइनस के मिलेगा क्योंकि अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद Pyj को Qyj के साथ मल्टीप्लाई करोगे, J क्रॉस J, दो सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0। उसके बाद नेक्स्ट अब Pyj इंटू Qzk, तो दो सेम यूनिट वेक्टर नहीं है, मतलब हमें मिलेगा Py इंटू Qz। अब देखते हैं यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, J क्रॉस K करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, I, सही है। तो प्लस Py Qy इंटू वेक्टर I हो गया।
अब थर्ड देखिए, PZK से तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो PZK इंटू QXI, तो मिलेगा हमें PZ इंटू QX। अब यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं, K क्रॉस I, K क्रॉस I क्लॉकवाइज जा रहे, K क्रॉस I मतलब मिलेगा वेक्टर J, ठीक है। अब नेक्स्ट PZK इंटू QYJ, डिफरेंट यूनिट वेक्टर है तो क्या मिलेगा, PZ इंटू QY। अब देखते हैं यूनिट वेक्टर कौन सा है ना, K क्रॉस J, K क्रॉस J, और उल्टा जा रहे एंटी क्लॉकवाइज, तो K क्रॉस J मिलेगा माइनस I, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस वेक्टर I। और लास्ट देखो PZK इंटू QZK, K क्रॉस K 0, तो लास्ट वाली टर्म मिल गई हमें 0। समझ में आ रहा है? इस तरह से हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है दो वेक्टर्स का। अब देखिए यहाँ पे ये के वाली टर्म है, यहाँ पर दो दिख रहा है आपको, ये के वाली दो टर्म है, जे वाली दो टर्म है ना, और उसी तरह आई वाली भी दो टर्म होंगी, ये एक हो गई, ये दूसरी। तो जिनके साथ यूनिट वेक्टर आई है उनको साथ में ला लेते हैं, जिनके साथ जे है उनको एक साथ ले लेते हैं, जिनके साथ के है उनको भी एक साथ ले लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा देखिए, देयरफॉर P क्रॉस Q इज इक्वल टू, आई वाली दो टर्म देखिए ये है और ये दूसरी, तो पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेते हैं हम, तो मिलेगा PY QZ माइनस PZ QY, दोनों का यूनिट वेक्टर I, सही है। प्लस बोलिए J वाली टर्म देखिए, ये माइनस J वाला है, ये प्लस J, तो J वाले को पहले मतलब पॉजिटिव वाले को पहले ले लेते हैं, तो PZ QX माइनस PX QZ इंटू वेक्टर J, सही है। और लास्ट वाला K देखिए, प्लस K वाली टर्म देखिए, पहले पॉजिटिव ले लेते हैं, तो PX QY माइनस PY QX इंटू वेक्टर K। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में दिए थे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमारा जो रिजल्टेंट आता है कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी है और आई जे के यानी उनकी डायरेक्शन भी है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू रेक्टेंगुलर वेक्टर्स, अगर हम जैसे हमें ये मिला, तो हम इसी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को बच्चों डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये खासियत है यहाँ पे। तो देखो जैसे हमारे पास दो वेक्टर थे, वेक्टर P वेक्टर Q, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मतलब हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है ना, वो आई जे के, सॉरी मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड के साथ हमें जो आई जे के उसकी डायरेक्शन मिल रही है, तो उसको मैं इस तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमारा आंसर भी क्या मिलेगा, जो हमें यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद मिल रहा है वही सेम आंसर हमें वहाँ पे भी मिलेगा। तो देखो बच्चों P क्रॉस Q को हम इस तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में सबसे पहले हम I, J और K, ये तीन डायरेक्शन है, ठीक है। अब सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, P क्रॉस Q कर रहे हैं हम, तो पहले Px के जितने भी कोएफिशिएंट है I, J, K के साथ उसको लिख लेंगे, तो Px Py PZ बराबर, x डायरेक्शन को I रिप्रेजेंट करता है, y को J, Z को K। Q के जो कोएफिशिएंट है मतलब I, J, K के, तो क्या हो जाएगा QX QY QZ। आपने डिटर्मिनेंट पढ़े हो गए, उस डिटर्मिनेंट में इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको पता है बच्चों, है ना। तो क्या करते हैं हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो, देखिए जो हमारा पहला कॉलम है उसका जो भी डायरेक्शन है उसको पहले हम ले लेते हैं R इंटू, क्या करते हैं इस कॉलम को छोड़ देंगे
और पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या मिलेगा पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड या क्यू वाई पी जेड मिलेगा, है ना। पहले इस तरह से फिर इस डायरेक्शन में प्लस, देखो अभी अब वेक्टर जे, अब इस कॉलम को छोड़ देंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब पी एक्स क्यू जेड माइनस इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्यू एक्स पी जेड, सही है। नाउ लास्ट वेक्टर के इनटू, अब इस कॉलम को छोड़ दो, पी एक्स क्यू वाई माइनस क्या हो जाएगा क्यू एक्स पी वाई। तो देखो सेम यही चीज हमें यहाँ पर भी मिली थी जब हमने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मिले थे। तो देखो चेक कीजिए, पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई, है ना। पी जेड को आगे लिख सकते हैं। तो जो चीजें इस तरह से नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट करने से मिलती है, उसी क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं और हमारा जो आंसर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद वो सेम रहेगा। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को या वेक्टर प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर भी हमारा सेम वही आएगा। करते हैं हमारा लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 6, वो क्या कहता है बच्चों, द मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ two vectors are numerically equal to what area of parallelogram, क्या लिखा है लास्ट वाला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो मैग्नीट्यूड आता है बोलता है वो कैसा है, न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर रहेगा उसका मैग्नीट्यूड। एंड जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं एंड द टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर है जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम करते तो उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन की बात नहीं चल रही, जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकली किसके इक्वल रहेगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ चुके हैं, क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इट इज नथिंग बट द बेस इनटू हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो चलो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, कहां पर, ऑन OA, ठीक है। और ये OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर P को। तो मैंने यहां से C से इस OA पर एक मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां तक के, एट पॉइंट D तक के, ठीक है। तो दिस इज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर एक्चुअली यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज नथिंग बट द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। तो बच्चों यहाँ पे OA क्या है, वेक्टर OA नथिंग बट वेक्टर P है हमारा, है ना। OA वेक्टर OB, सॉरी वेक्टर OC क्या है हमारा, वेक्टर Q है। और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एक स्मॉलर एंगल है। तो चलिए चेक करते हैं इस
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को निकालते हैं और वो इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है कि वो भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज क्या होता है, क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो अगर ध्यान से देखते हो बच्चों तो इसका पैरेललोग्राम का जो बेस है जिसके ऊपर ये स्टैंड कर रहा है वो कौन है, ओ ए है। एंड ओ ए कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेस यानी इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा ये। चलो पहले नाम लिख लेते, दिस इज ओ ए इंटू हाइट कितनी है बच्चों, सी डी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अब यहाँ पे फिर से हमें राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करना है, ये जो थीटा है बच्चों इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं हम तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम, यहाँ साइड में लिखता हूं, फ्रॉम ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का, ओ डी सी। ओ डी सी, यहां से मुझे साइन थीटा बताइए क्योंकि मुझे हाइट होना, हाइट यानी कौन है हमारा, सी डी है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सी डी मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस यानी कौन है, ओ सी। सही है, सो देयरफॉर सी डी के जगह बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, सी डी इज नथिंग बट ओ सी, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओ सी साइन थीटा हो जाएगा। सही है, तो अब इस सी डी की वैल्यू अगर यहां पुट कर देता हूं तो हमें क्या मिलेगा, ओ ए इंटू, बोलो सी डी की जगह क्या लिखूंगा, ओ सी साइन थीटा। ओ ए मतलब कौन है हमारा, पी। ओ सी मतलब कौन है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इंटू साइन थीटा। सही है, तो ये किसकी वैल्यू मिली हमें, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अगर मैं P क्रॉस Q करता हूं जो हमारे पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते होंगे, तो उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें पी क्यू साइन थीटा उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो ये कहां से आया बच्चों, दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसीलिए हम बोलते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is numerically equal to the area of parallelogram, and two vectors represent the adjacent side of the parallelogram. So this is our last characteristics of वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद हमें जो मैग्नीट्यूड मिलता है विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और उसकी जो डायरेक्शन होती है, क्योंकि हमें दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो क्वांटिटी मिलती है वो भी वेक्टर होती है, तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है जो पी क्यू साइन थीटा हो गया, और उसकी डायरेक्शन कौन बताता है, एक यूनिट वेक्टर, और उस यूनिट वेक्टर की मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करके निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस की। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही सिंपल टॉपिक था, आप सभी को अच्छे से समझा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज आस्क। और आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, मजा आएगी पढ़ने में, तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।